चलिए यूनिट 3 बायोलॉजी के था, और इसमें पिछली बार इस बार जो 2021 में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? लॉन्ग क्वेश्चन एक आया था, कौन सी ग्लैंड आई थी? थायराइड ग्लैंड। उसकी स्ट्रक्चर बताइए, उससे निकलने वाले हार्मोन या उनसे यानी अधिक और कमी से होने वाले क्या डिसीज, उनके बारे में वर्णन करना था। यही लिखना था कि नहीं? ठीक है। तो अब इस प्रकार से, चूंकि इसमें बायो में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है उसी से दिए जाते हैं, लेकिन वो हो सके कि आप इतना शॉर्ट दे दें कि आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है। उसी प्रकार हमने आज दिया है आप लोगों को, कौन सी ग्लैंड दी थी? लैंगरहैंस का द्वीप। पेंक्रियाज में जो उपस्थित होती है उसमें अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, उससे वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनकी अधिकता और कमी से क्या डिसीज होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लिखना था इस आंसर को। ठीक है। तो जिस प्रकार सब के पेपर पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन था, न्यूट्रिशन को डिफाइन करना था, न्यूट्रिशन को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन करना है न्यूट्रिशन को कैसे, कि जब विभिन्न जीवों द्वारा, लाइव्स द्वारा, यानी जो भोजन ग्रहण किया जाता है, फूड ग्रहण किया जाता है, और उससे एनर्जी प्राप्त होती है, और उस एनर्जी से जो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं और जैविक विकास की क्रियाएं, जैव यानी शारीरिक विकास की क्रियाएं होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें तीन चीज़ें आएगी। एक तो हम क्या फूड लेंगे, फूड से मेटाबॉलिज्म की क्रिया के द्वारा यानी उसका जारण होगा, जारण से एनर्जी प्राप्त होगी, उन एनर्जी से क्या होगा? आपकी बॉडी बिल्डर्स होगी। तो जिससे क्या शरीर बॉडी बिल्डर्स होगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में ग्रोथ होगी, हमें एनर्जी मिलेगी अन्य क्रियाओं के लिए। तो यही क्या है? न्यूट्रिशन है। ठीक है। और जब अगर उचित मात्रा में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिले या पोषण ना मिले तो आपका शरीर का क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन होने लगेगा। ठीक है। तो भोजन यानी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उससे एनर्जी उत्पन्न होने और उस एनर्जी से जो हमारी सेल्स हैं उसमें जो ग्रोथ होती है उससे हमारे क्या होगा? शरीर की ग्रोथ होगी, और हमें अन्य यानी जो क्रियाओं के लिए हमें एनर्जी प्राप्त होने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। पहला क्वेश्चन। ठीक है। तीन चीज़ें आएंगी, फूड लेना है, उससे एनर्जी से जो मसल्स हैं, आपकी जो सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ होगी, उससे ग्रोथ होगी तो हमारे शरीर की ग्रोथ होगी, एक पॉइंट। और दूसरा जो हम अन्य क्रियाएं करते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो अदर जो प्रोसेस करते हैं यानी अन्य क्रियाएं होती हैं, इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्लियर? दूसरा है अर्धसूत्रीय विभाजन की अवस्थाओं को लिखिए। ठीक, केवल अवस्थाओं के नाम लिखना था। कौन कौन सी हैं? पहली कौन? प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चार होती हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख देना था कि यह दो यानी अर्धसूत्रीय विभाजन दो पार्टों में, एक M1 और M2, और दोनों में ये अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बस इतना ही नाम लिखना था, और इसको अपन तैयार कर लेंगे 11 मार्क में, क्योंकि जो समसूत्रीय विभाजन की अवस्थाएं पूछ चुका है 5th मार्क में। तो अब किसकी पूछी जा सकती है? अर्धसूत्रीय विभाजन की। ठीक है। तो ये 5th मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी 5th मार्क में जो हमने 3 मार्क में पूछा है 5th मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब नेक्स्ट है स्टोमेटा या रंध्र, हिंदी में इनको रंध्र भी कहते हैं। क्या होते हैं? तो जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र, जिनके माध्यम से किसका? जल का वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अच्छा, और स्टोमेटा को आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी तैयार करना है, नोट कर लो। स्टोमेटा को अपन को लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करना है।
ठीक है। इनकी संरचना क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, महत्व क्या है, ये सब कुछ करना है। ठीक, तो स्टोमेटा इनका क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन को पेड़ पौधे तक, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे तक पहुंचाते हैं, और पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से फिर कार्बन जो ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं इन्हीं के माध्यम से, और जो जल होता है उसका वेपोरेशन होता है इन्हीं के माध्यम से। आप लोगों ने देखा होगा पत्ती पे छोटे छोटे रंध्र बने रहते हैं, और इनका स्ट्रक्चर जरूर याद लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है हार्मोन्स क्या हैं, क्या होते हैं हार्मोन्स, वे हार्मोन्स होते हैं जो ग्लैंड से स्रावित हो, तो ग्लैंड से स्रावित जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों में होने वाली विभिन्न यानी जैविक रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि, विकास, प्रजनन और नियंत्रण और नियमन करते हैं। चलिए बता रहा हूँ शॉर्ट में कि वे ग्रंथियों से स्रावित होने वाले ऐसे रासायनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित और नियमन करते हैं। यानी नियंत्रण कंट्रोल करते हैं, और नियमन यानी रेगुलेट करते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। और एक का एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, एक कोई भी एक हार्मोन का एक एग्जाम्पल दे देंगे। और ये हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, अंतःस्रावी से निकलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। ये तो आपको पता है कि डीएनए आरएनए एक प्रकार के क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन लिखेंगे इसको कैसे, तो ए न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इसको लिखेंगे ए न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, बहुलक हैं। लिखिए, लिख लीजिए, ए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, और इंग्लिश वाले लिख लो पॉलीमर, या उच्च अणु भार वाले बृहद यानी उच्च अणु भार वाले, इनका जो मॉलिक्यूल यानी जो भार होता है वो अधिक वाले ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर होते हैं, या उच्च अणु भार वाले बृहद अणु होते हैं, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और इनके यानी प्रकार डीएनए, जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे डीएनए आरएनए, और इनको इसके बाद तो पता ही है ये क्या होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर या उच्च अणु भार वाले बृहद अणु होते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल इसको क्या दे देंगे, वो डीएनए आरएनए, और इनका कार्य क्या होता है, अगर 1 पॉइंट लिखना है तो क्या होता है, यानी आनुवंशिकीय कारकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण और प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। ठीक है जी, आपका 5th मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब इसकी बात आते हैं विसरण या डिफ्यूजन। तो पेड़ पौधों में जब यानी हाई कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेट की ओर विभिन्न जल, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का यानी प्रवाह, स्थानांतरण, वो क्या कहलाएगा, विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। यानी ये हाई कॉन्सेंट्रेट से लो कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, इसमें कई यानी पदार्थों का, पदार्थ में क्या जल भी हो सकता है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाई यानी हाई से लो कॉन्सेंट्रेट की ओर यानी परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, विसरण कहलाता है। ठीक, अच्छा, इसमें इसका क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए विसरण के द्वारा ही जो पेड़ पौधे की जो उसमें जड़ों में जो जड़ होती है ना, तो वो जल को क्या एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे शरीर में पहुंचता है,
और जो पत्तियों से जो फूड यानी प्रकाश फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड का निर्माण होता है वो किस में, पूरे शरीर में पहुंचता है। तो ये किससे हो रहा है, विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप बताइए क्या लिखा है, बताइए, तेज बताइए, कोई तुम बचाओ, चलो। देखो, आरबीसी में पाए जाने वाला लोहे तत्व युक्त वह प्रोटीन जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहयोग करता है। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला वह यानी लोहे तत्व युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में या परिवहन में सहायता करता है। और इसकी कमी, फिर लिख देना, इसकी कमी से क्या, एनीमिया, रोग हो जाता है, अगर पॉइंट बढ़ाना है। ठीक, नर्वस सिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नर्वस सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसको नर्वस सिस्टम को कैसे लिखेंगे? जिस तंत्र या सिस्टम के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और नियमन होता है, नियमन होता है तथा वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित, यानी अंगों और वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं या नर्वस सिस्टम कहते हैं। लिख लीजिए, जिस तंत्र या सिस्टम के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण व अंगों व वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है। नर्वस सिस्टम जिस तंत्र यानी जिस सिस्टम के द्वारा विभिन्न अंगों, हमारे शरीर के विभिन्न अंग होंगे, बॉडी के पार्ट्स के द्वारा का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, और अंगों यानी जो बॉडी के विभिन्न अंग हैं उनके मध्य और वातावरण एनवायरनमेंट के मध्य जो सामंजस्य कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। अब इसमें और पॉइंट लिखना होगा तो उसमें लिख देंगे क्या, मस्तिष्क लिख देंगे, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, और ऑटोनोमस और परिधीय तंत्र को उनको बोलते हैं क्या, परिधीय को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल, ये इसमें शामिल होते हैं। क्या मस्तिष्क होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ऑटोनोमस तंत्रिकाएं होंगी और पेरिफेरल तंत्रिकाएं, इन सब के यानी सबका भाग को मिलके बनता है तंत्रिका तंत्र। और फिर एक होता है उसका डिफिजन दो में करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फिर दो होगा, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क। ठीक है, और जी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी ना तो 20 में पूछा गया है, ना 21 में पूछा गया है, ना 19 में पूछा गया है। तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को हमें तैयार करके ही रखना है। अब हो सके, अब चूंकि वो एक इस बार से थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो एक पार्ट भी पूछ सकते हैं, अग्र मस्तिष्क के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या मध्य मस्तिष्क के बारे में, या उसके एक पार्ट पे पूरा 11 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट आता है, अब आते हैं 5th मार्क के क्वेश्चन। उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज एमिशन, व्हाट आर द मेजर एक्सक्रिएशन ऑर्गेनिक एंड लिविंग बीइंग, यानी जीवों में के प्रमुख उत्सर्जन अंगों के नाम लिखिए। उत्सर्जन क्या है, तो इसमें ये गलत है, एमिशन मतलब एक्सक्रिएशन, यहाँ पर वो रहनी चाहिए थी, यहाँ पे गलत है। ठीक, एक्सक्रिएशन। तो जीवों में
जीवों में यानी भोजन के ग्रहण करने और उसके बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं के पश्चात जो विषैले और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। देखिए फिर से बता रहा हूँ कि भोजन यानी भोजन के ऑक्सीकरण जारण या उनके उपापचय मेटाबॉलिज्म की क्रिया के पश्चात जो विषैले पदार्थ बनते हैं तथा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन। ठीक है, एक पॉइंट ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके केवल नाम लिख देना था, जीवों के उत्सर्जन, तो इसमें लिख देना था। अब सभी जीवों के नहीं पता है। पेड़ पौधों का उत्सर्जन किससे होता है? वही स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, और मानव में किससे होता है उत्सर्जन? क्या आपका लंग्स होगा, किडनी होगी। वैसे मुख्य रहता है किडनी, लंग्स और आपकी स्किन 3 और एक लीवर। ठीक, अगर केवल उसने क्या पूछा है प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, तो इतने से ही काम चल जाएगा, केवल नाम लिख देना है बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है आलैंगिक जनन, एसेक्सुअल प्रोडक्शन पर टिप्पणी कीजिए। तो यह आलैंगिक जनन से आशय उस क्रियाविधि से है जिसमें केवल एक जनक होता है। ठीक है, एक जनक के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आलैंगिक जनन। इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे दे देंगे किसको? अमीबा पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम। ठीक, इसमें जाइगोट नहीं बनता है, निषेचन नहीं होता है इस क्रिया में। इसमें जाइगोट की आवश्यकता नहीं होती है, निषेचन नहीं होता है। ठीक, अब जैसे कि अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, छिपकली की कभी पूंछ कट जाती है, फिर धीरे धीरे अपने आप पुनः वो हो जाती है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, अपने आप उगाती है। ठीक है, और आप लोगों ने जैसे अमीबा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उनको काट दो तो फिर वो एक जीव का अपने आप रूप ले लेती हैं। तो विखंडन, मुकुलन क्या कहलाता है कि एक पेड़ होता है, उसी पे अन्य पेड़ पुनः यानी नया जीव भी उसमें उसी पेड़ से कुछ आपने देखा होगा कि अलग से जो जीव उसी पर उत्पन्न हो जाते हैं, यानी पेड़ पौधे अलग से उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दूबा को कभी लगाया नहीं जाता है, शकरकंद की बेलों को अलग से नहीं लगाया जाता है, उसी को काट के यानी जो तो अपने आप हो जाता है। ये सब क्या है? आलैंगिक जनन। ठीक, तो इस प्रकार से उसको लिख देना। ठीक, नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, तो इसमें इसको एक प्रोसेस है, आपके लूसेंट में सीधे सीधे दी है, 3 क्रियाओं में होती है, बता दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है, इसके रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन होता है? के विटामिन होता है। पहला पॉइंट, सीधा क्वेश्चन यही पूछ लें कि रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन की आवश्यकता होती है? पहला पॉइंट। इसमें क्या होता है? थ्राम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्राम्बिन और प्लस कैल्शियम, तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपको? थ्रोम्बिन। और ये सब क्या है? प्रोटीन है। बता रहा हूँ, थ्राम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम, तीनों मिलके क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोटीन बनाते हैं। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन मिलके क्या बनाते हैं? फिब्रिन। क्या बनाएंगे? फिब्रिन। और फिब्रिन क्या कहलाता है? फिब्रिन में क्या होते हैं कि जो यानी उसमें क्या हो जाते हैं कि रेसे टाइप के हो जाते हैं, जिसमें उसमें आरबीसी वगैरह के जो बिम्बाणु होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, उसी को हम थक्का जमना कहते हैं। ठीक, तो
और फाइब्रोनेजिन किससे सीक्रेट होता है? लीवर से होता है, ठीक। और ये तो जमने की हो गई, इसमें मुख्य कार्य किसका होता है? फाइब्रोनोजिन का होता है और फेब्रिन का, ठीक है। और जब ये दोनों यानी क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है? फेब्रिन। और फेब्रिन प्लस रक्त रोधाणु जो आरबीसी में पाए जाते हैं, तो वो यानी जो रेशे टाइप के होते हैं उसमें वो फंस जाते हैं, जिसके कारण थक्का जम जाता है, ठीक। तो इसको एक आप लोग याद कर लेना, हो सके भूले भटके रूप से अगर वो पूछ लें, ठीक है, तो इसको अपन को याद कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े से जैविक कृषि वर्तमान की आवश्यकता है सिद्ध कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक दो क्वेश्चन आपको सीधे फैक्चुअल भी देता हूँ, ठीक। कुछ एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जो एनालिटिकल रहते हैं। आप एमपीपीएससी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें सबके लिए तैयार रहना है, ठीक। तो इसमें क्या है? जैविक कृषि वर्तमान की आवश्यकता है सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर जब सिद्ध कीजिए तो यहाँ पर इतने से ही मालूम चल जाएगा कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है नीट क्यों है आज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने दिमाग में? क्या क्वेश्चन आएगा? क्यों, वाई, क्यों है? इसलिए है कि जो हमने केमिकल कृषि यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड और अति सिंचाई के आधार पर, इरिगेशन के आधार पर हमने जो कृषि की है, रासायनिक कृषि की है, उसके साइड इफेक्ट आए हैं। पहला नंबर क्यों? इसलिए क्योंकि उसके साइड इफेक्ट, उसने क्या किया, हमने यानी केमिकल उर्वरक, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया, तो उससे क्या हुआ? और अति सिंचाई के कारण, तो इससे पहले नंबर तो हमारा जल पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ। और जो सॉइल थी, सॉइल में क्या होता है, उसकी भी अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है। और जब यह केमिकल और पेस्टिसाइड भूमि के अंदर गए तो उसके जो राइजोबियम वगैरह, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, केचुए होते हैं, वो क्या मर गए। तो उससे क्या हुआ, यानी जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी उसका भी डिग्रेडेशन हुआ, यानी मृदा की जैव विविधता में भी ह्रास आया, जिससे हमारी जो सॉइल कैसी हो गई? अनफर्टाइल हो गई और सॉइल पोल्यूटेड भी हुई। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि इसमें जल भी आता है, और जब जल यानी वर्षा का जल वो जाके तालाबों, झीलों में, कुओं में गया, तो उससे क्या हुआ? हमारा जल भी पोल्यूटेड हुआ। तो क्या क्या, और जो खाद्यान्न थे यानी जो गेंद था उसमें भी पेस्टिसाइड और केमिकल गया, तो वो भी क्या हो गए? यानी प्रदूषित हो गए, तो जिससे व्यक्ति के लिए बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां भी हुई, ठीक है। तो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सॉइल बायोडाइवर्सिटी का भी ह्रास हुआ, ठीक है, और खाद्यान्न भी यानी पॉल्यूटेड हो गए, ठीक है। इस कारण से हमने क्या किया? जैविक कृषि पर बल दिया। अब जैविक कृषि के लिए क्या क्या महत्व हैं इसमें, जैसे फार्मर के रूप में देखें, फार्मर के रूप में क्या देखें, तो यहाँ पे तो पहले फार्मर को बाद में लाएंगे, पहले तो मृदा के रूप से देखें। तो जो आपके इसमें जो बायो फर्टिलाइज होते हैं, जब हम सॉइल में उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगी कि जो जैव विविधता है यानी सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। इसमें नमी संचित रहती है, जो नमी रहती है, मॉइस्चर जो मिट्टी की वो बनी रहती है, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, वहाँ पे एक ड्रॉबैक ये भी है कि हमने अति सिंचाई के इरिगेशन के कारण जो वाटर लेवल नीचे गया, जिससे नलकूप वगैरह कुएं सूखने लगे, वहाँ पर का डरा। यहाँ पॉजिटिव ये हुआ कि हमारे इरिगेशन की कम आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो और सॉइल क्या है, फर्टाइल बनी रही, ठीक। तो सॉइल के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर क्या है कि जल प्रदूषण नहीं होगा इससे, और ना ही सॉइल की बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होगा। केंचुए बने रहेंगे, राइजोबियम वगैरह जो बैक्टीरिया है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सोखकर और पौधे को नाइट्रेट उपलब्ध करवाते हैं, वो भी बने रहेंगे। तो पर्यावरण से संबंधित भी सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, किसान को जो जैविक यानी जो रासायनिक उर्वरक बड़ी बड़ी कंपनियों से लेना पड़ता है, और जो जैविक खाद है वो खुद उसका निर्माण कर सकता है, तो उसको उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थव्यवस्था पर
अर्थव्यवस्था आज वर्तमान में मार्केट जो देश विदेश में किसकी मांग है, बायो यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की मांग है, उसमें उचित मूल्य भी मिल रहा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी, भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। ठीक है, तो इस कारण से वर्तमान की जैविक कृषि वर्तमान की आवश्यकता है। समझ में आ गए? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, यानी सूक्ष्मजीव मानव के मित्र और सहयोगी कैसे हैं, यानी फ्रेंड भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं यह केवल हानि, उसमें शुरुआत करेंगे, यह हानिकारक भी नहीं होते हैं कि यानी हमारे लिए लाभदायक भी हैं। जैसे अब एक एक करके उठाते जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया को पहले लो तो राइजोबियम, एक पॉइंट लेते जाना, एक उसका लाभ देते जाना। जैसे बैक्टीरिया राइजोबियम उर्वरक के रूप में और लैक्टोबैसिलस दही के लिए। ठीक है, बस। दूसरा वायरस लेंगे तो वायरस का हम कार्य क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज। वायरस, एक वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, जो गंगा के जल में पाया जाता है और जो उसकी गंदगी को साफ करके जल को शुद्ध करता है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में आएंगे, बैक्टीरिया वायरस हो गया। तीसरा पॉइंट आएगा आपका कवक का, मशरूम। ठीक है, यानी फंगस, मशरूम प्रोटीन की उपलब्धता कराता है। एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे, एक एक, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। फिर इसके बाद लाइकेन, लाइकेन का क्या कार्य रहता है, प्रदूषण को रोकता है। ठीक है, फिर इसके बाद लाइकेन के बाद आ जाएगा आपका शैवाल। शैवाल, नील हरित शैवाल धान की कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, और शैवाल का अन्य उपयोग जैसे कि भोजन के लिए भी हो जाता है, हाइडर। हाँ, तो इस प्रकार से तो हो गए ना। इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव मित्र भी है और सहयोगी भी है। कंक्लूजन में लिख देंगे इस प्रकार से यह मित्र और सहयोगी दोनों है। हाँ, ग्रीन हर्ट शैवाल, शैवाल है ना, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी देख लेंगे। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी चलो देख लेंगे। ठीक, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है स्वपरागण और परपरागण में, इसमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसमें स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, इसमें बीच में ऊपर अंतर लिखेंगे दोनों के। ठीक, कैसा, इसमें स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पौधे पर के एक फूल के वर्तिकाग्र से परागकण निकलकर उसी वृक्ष यानी उसी प्लांट के दूसरे फूल में चला जाता है, और जिससे उसका यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाता है और बीज का निर्माण होता है। पहला पॉइंट। और इसमें क्या होता है, यानी इसी से निकला वर्तिकाग्र से, इसमें परागण चला गया एक ही पेड़। अब दूसरे में क्या होगा, इसमें दो, एक ही प्रजाति के हैं लेकिन दो हैं। अब इससे निकला जो परागण विभिन्न माध्यमों के द्वारा इससे निकला, इसमें चला गया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो बीज बनेंगे, इसके जो बीज बनेंगे वो समान होंगे, और इससे जो इसमें गए उसमें बीज में भिन्नताएं आएंगी। नई प्रजाति, इसमें सेम भी प्रजाति होगी, इसमें प्रजाति, नई प्रजाति का निर्माण होगा। ठीक है, और जो इसके बीज होंगे वो पौष्टिक हो, उतने यानी पौष्टिक नहीं होंगे, मतलब हाँ, इसमें जो परागण जब एक में होगा तो परागण के नष्ट होने की संभावना कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी जो एक से दूसरे में होगा। और एक और है कि और जो इसकी क्रिया, एक की क्रिया से उत्पन्न बीज
अधिक कम स्वास्थ्य यानी हेल्थी होंगे। और जब दोनों के मध्य की जो यानी परागण के होंगे, पर परागण के दौरान तो जो बीज होंगे, जो उसके वो सीड होंगे, वो अधिक हेल्दी होंगे। ठीक है। और एक नई प्रजाति, इसमें नई प्रजाति नहीं उत्पन्न होगी, और इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें जाएगा तो नई प्रजातियों का निर्माण होगा। 3-4 पॉइंट हो गए, खत्म। ठीक है। चलिए अब आते हैं कोशिकीय श्वसन। इससे आप क्या समझते हैं? अंडरस्टैंड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है कोशिकीय श्वसन में? यह मुख्य रूप से मानव वगैरह में होती है। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा, एक बार ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन पूछा गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें ऑक्सी यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके जारण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भोजन ग्रहण करते हैं, उसका जारण होगा, यानी वो भोजन किसमें, ग्लूकोज में टूटेगा। तो उस समय क्या होती है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इस क्रिया यानी यह क्रिया विधि को क्या कहते हैं, यानी और यह कोशिकाओं में होती है, कोशिकीय श्वसन। तो जब इसको बता रहा हूँ, एक सेकंड। सजीवों में कोशिकाओं के भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। शरीर सजीवों या जीवों में भोजन के जारण के बाद यानी जो ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया विधि, और उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इस क्रिया विधि को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। यानी इसकी डेफिनेशन अलग अलग भी हो सकती है। ठीक, हाँ, रुको तो बता रहे हैं ना, पहले तो अभी इसमें कोशिकीय श्वसन। अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सी श्वसन होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। अब ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार की होती है। ठीक है। ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार की होती है, एक ग्लाइकोसिस प्रोसेस और एक होती है क्रेब्स चक्र। ठीक है। ग्लाइकोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा बनेगी और 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। और क्रेब्स चक्र में क्या होगा, इसमें 18 दूनी 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा और 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे। ठीक है। टोटल यानी इस क्रिया में कितने यानी टोटल कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी। और अच्छा, एक और यहाँ पर तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें होती है। इसी को ऑक्सी यानी कोशिकीय श्वसन, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के माध्यम से इसको बताते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट लिख दीजिए, एक आता है एटीपी। एटीपी क्या है? इसका पूरा रूप लिखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपल है, तो उसको लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस बार पूछा गया है 1-2 पॉइंट, तो वो कुछ लोगों को अगर नहीं तैयार किया तो छोड़ना पड़ता है। ठीक, समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले नंबर तो लैंगरहैंस का द्वीप की संरचना बताइए। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिका किसमें पाई जाती है? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्लैंड है। ठीक है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी, और उसमें यानी जो उसमें कौन सी लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, उससे 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसे बनेगी वो बता रहा हूं। आप लोगों ने कभी देखा है जो गोल गोल पत्थर होते हैं ना, इसकी जो संरचना, गोल गोल पत्थर देखे हैं ना, और कोई कोई आप बिल्डिंग में जो उसकी बिल्डिंग के जो दीवारों पर वो गोल गोल पत्थर के द्वारा डिजाइन टाइप की बना देते हैं, बस उसी प्रकार की है मैं बता रहा हूँ।
इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ठीक, बस अब इसमें कुछ यानी बिल्कुल गोल गोल नहीं होती है, टेढ़ी वगैरह भी होती है। इसी में रहती है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, तीनों रहती हैं। ठीक, जहाँ तक मैंने थोड़ा सा देखा था तो गामा ग्रीन टाइप की सी रहती हैं, यानी वो देख लेना। ठीक, तो ये तीनों सेल्स यही है लैंगरहैंस का द्वीप की संरचना। ठीक, अब दूसरा पॉइंट पे आइए, तो इससे स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पहला अल्फा से कौन निकलेगा? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन पहला। अब इसी के आगे इसका कार्य क्या है, थोड़ा इसका कार्य क्या है। ठीक, दूसरा बीटा सेल्स से क्या निकलेगा? इंसुलिन। और गामा से क्या निकलेगा? सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, गामा। तो इसमें अब इनके कार्य क्या है? ये तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, कम या अधिक। अगर कम हो गया तो और अधिक हो गया तो। ठीक है, ग्लूकेगॉन का कार्य क्या होता है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, बता दे रहा हूं मैं। यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अच्छा उल्टा हो गया। यकृत में जो ग्लूकोजन होती है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? यकृत में जैसे अधिक हो गई ग्लूकोज की मात्रा, शरीर में अधिक हो गई, तो वो क्या करता है, यानी जो आपका वो ग्लूकोजन में यकृत में जमा हो जाती है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो जो आपका ग्लूकेगॉन है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आएगा इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है कि अगर अल्प स्रावित हो अगर हमारे शरीर में तो क्या होगा, यानी यहाँ पे तो अपन को यही लिख देना है कि यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्योंकि अपन को इसका आगे भी यहाँ पर इससे होने वाले विकारों को समझाइए, मतलब डिसीज को समझाइए। ठीक, और सोमेटोट्रोपिन क्या करता है कि हमारे जो भोजन यानी जो फूड है उसके अवशोषण, स्वांगीकरण और अवशोषण की जो समय अवधि है उसको बढ़ा देता है। सोमेटोट्रोपिन क्या करता है कि हमारे जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है और उसका अवशोषण एब्जॉर्बेशन होता है हमारे शरीर में, तो उसकी अवधि को कौन बढ़ा देता है? सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, उसकी अवधि को तीन कार्य हो गए। अब इसके बाद लिखेंगे इनसे होने वाले विकार। तो विकार में इसमें आता है इंसुलिन, बीटा सेल्स इंसुलिन, इसका यानी जो अल्प स्रवण हो इंसुलिन का, तो अल्प स्रवण होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर की जो ग्लूकोज की मात्रा है वो अधिक हो जाएगी, और अधिक हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। और दूसरा, अगर अधिक स्रवण हो तो क्या होगा, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाएगी, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हमारे शरीर में यानी ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तो दो प्रकार के जो डिसीज हो जाते हैं और ख़त्म। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार 2021 में आया था। तो पहले तो इसकी संरचना बनाएंगे, फिर इसके बाद हार्मोन कौन से हैं। अब चूंकि यहाँ पे केवल हार्मोन के नाम नहीं लिखना है, उसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, किससे निकल रहे हैं थोड़ा उसको बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट वाले में इसके विकार लिख देंगे और ख़त्म कर देंगे। आपके 2 पेज भी नहीं भरेंगे पूरे, अगर जैसे नहीं भरे। ठीक है,
तो अगर जैसे 1.5 या 1.25 पेज हो गया तो भी आपको नंबर उतने ही मिल जाएंगे, ठीक है, फालतू नहीं लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पौधों में होने वाले परिसंचरण, एक्सप्लेन द सर्कुलेशन ऑफ प्लांट या ट्रांसपोर्टेशन को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो जिस प्रकार से मानव जीव जंतुओं में भी विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी प्रकार पौधों में भी होता है, ठीक है। और उसमें किस किस का ट्रांसपोर्टेशन होगा? जल के माध्यम से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का होगा, और किसका होगा? हार्मोन्स, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं तो उनका भी होगा, हार्मोन्स एंजाइम वगैरह उनका होगा, ठीक है। लेकिन वो किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से होता है, मुख्य वो होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों में विभिन्न कोशिकाओं में या फिर अन्य यानी अंगों के द्वारा और जल के माध्यम से होने वाला कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का, खनिज पदार्थों का एवं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरण या ट्रांसपोर्टेशन परिसंचरण कहते हैं। अब इसमें फिर इसके बाद इसका एक वो बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे पौधों में परिसंचरण या परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लघु दूरी का और दूसरा होता है दीर्घ दूरी का। इसमें 2 प्रकार का होगा, इसमें 2 प्रकार का होता है। एक सेकंड इसको मिटा लेना फिर। लघु दूरी का और दूसरा होगा दीर्घ दूरी का। ये 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव, सक्रिय और निष्क्रिय। और इस जो दीर्घ दूरी का होगा वो होगा जाइलम और फ्लोएम। ये टिश्यू हैं, 2 टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मतलब जड़ और फ्लोएम यानी पत्ते, ठीक है। यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक। सक्रिय निष्क्रिय कैसे? और इसमें होता है विसरण या डिफ्यूजन और उत्प्रेरित विसरण, ठीक है। तो इसको 2 निष्क्रिय 2 प्रकार से होते हैं। अब सक्रिय क्या कहते हैं और निष्क्रिय किसे कहते हैं? पहले निष्क्रिय को समझ लेते हैं। जब पौधों में यानी जो कोशिकाएं हैं यानी उसकी सेल्स हैं, और सेल्स हाई यानी उच्च सांद्रण से यानी हाई कंसंट्रेट से और लो कंसंट्रेट कोशिकाओं के मध्य होगा, यानी पदार्थ की प्रकृति भी होती है हाई कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेट की ओर, हाई से लो कंसंट्रेट की ओर होगा, तो उसको क्या कहेंगे? निष्क्रिय। एक कोशिका जो हाई कंसंट्रेट है और लो कंसंट्रेट की ओर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? निष्क्रिय, ठीक। और जो विसरण स्वतः होता है, और जब हमें पंप की आवश्यकता होती है उसको उत्प्रेरित यानी डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें हमें बाहर से एक पंप यानी अदर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? सक्रिय परिसंचरण में ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि इसमें हम एटीपी ऊर्जा के माध्यम से लो कंसंट्रेट से, अब इसमें जो उल्टा हो जाएगा, यानी जो निम्न सांद्रण की कोशिकाओं से उच्च सांद्रण की कोशिकाओं में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कहलाएगा सक्रिय, और इसमें हम एटीपी अलग से एटीपी ऊर्जा को हमें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया जी? अब इसके बाद आता है जाइलम और फ्लोएम जो दीर्घ दूरी की होती हैं।
तो इसमें जाइलम फ्लोएम में क्या होगा, जब हम जाइलम जो ऊतक होते हैं तो वो क्या करते हैं, यानी भूमि से, बात नहीं करिए, भूमि से खनिज पदार्थ, मिनरल्स और जल को एब्जॉर्बेशन करके शरीर के विभिन्न, यानी पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में भेजते हैं, तो वो कहलाएंगे क्या, जाइलम के द्वारा पदार्थों का परिवहन, जाइलम टिश्यूज के माध्यम से। और फ्लोएम जो पत्तियां क्या है उसमें क्लोरोफिल होता है, और उसके माध्यम से क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या, ग्लूकोज भोजन बनाएंगी, और जो भोजन होगा तो वो फ्लोएम के माध्यम से सारे शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें भोजन का और खनिज पदार्थों का, जल के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, क्लियर, ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। नेक्स्ट है हेल्थ और हाइजीन। जो बीमारियों को ग्रहण लगाती हैं कैसे, यानी स्वास्थ्य, आपका हेल्थ और हाइजीन बीमारियों पर ग्रहण लगाती हैं कैसे, ओपन क्वेश्चन था और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसको डिस्कशन करवाना है। हेल्थ, अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो बीमारियां दूर भागेंगी। दूसरा स्वच्छता है, जानते हो भारत में एक पर व्यक्ति एक ईयर में स्वच्छता ना होने के, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, भारत में स्वच्छता के अभाव में एक व्यक्ति एक वर्ष में 6,500 रुपये अतिरिक्त बीमारियों पर खर्च करता है। ये WHO का वो है, यानी रिपोर्ट है कि भारत में एक व्यक्ति, और कब आया था ये, 2014 की बात है। ठीक है, भारत में एक व्यक्ति स्वच्छता की कमी के कारण जो डिसीज पर अतिरिक्त व्यय करता है वो 6500 रुपये खर्च करता है। यदि स्वच्छता वो कर ले तो 6500 रुपये उसकी पर ईयर की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको दो पार्टों में, स्वस्थ हमें कैसे बीमारियों पर यानी कम करता है और स्वच्छता कैसे करता है, इसमें रोगों के यानी उसके माध्यम से डिसीज, यानी जो डायरिया वगैरह ये सब कुछ के माध्यम से इसको अपन को पूरा क्वेश्चन करना है, इसको समझाना है। ठीक, तो कंप्लीट हो गया, किसी को कुछ डाउट है इसमें? चलिए।